आंधी जैसी गर्म हवा का झोंका मेवाड़ के मैदानों और रेगिस्तान के इलाकों में गुजर रहा होता है। सूरज की तेजी इतनी थी कि मानो धरती जल उठे। इस तरह के दिन में महाराजा विक्रम अपने महल से निकल के एक छोटे से मठ पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना एक ज्ञानी संत रहता है जिनका नाम है बोधि। महाराजा ने संत के बारे में सुना तो बहुत था और इसलिए वो उनके पास चल के जा रहे होते हैं। प्रणाम बोधि जी, हमने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। आपके पास ज्ञान का भंडार है और हम आपसे यही सीखना चाहते हैं। स्वागत है महाराज, पर हम कोई अलौकिक व्यक्ति नहीं है, बस मन को शांत करके जीवन का सार समझने की कोशिश करते हैं। और हम सोच रहे थे कि आप हमें यहाँ युद्ध की नीति या राजनीति सिखाएंगे। मेवाड़ में हालात कुछ खराब चल रहे हैं। राजपूत सरदारों में असंतोष बढ़ा जा रहा है, उनके बीच आपस में मतभेद होने लगी है। मुझे डर है कि कहीं ये मतभेद राज्य के लिए खतरा ना बन जाए। महाराजा, युद्ध के तरीके तो बहुत लोग सिखाते हैं, पर शांति के तरीके बहुत कम। आप ये सोचिए कि आपके राज्यों में व्यक्ति रूप से ऐसी क्या कमी रह गई है जो लोगों में इतना असंतोष है। आपका मतलब है हमें लड़ने से पहले अपने ही लोगों की बात सुननी होगी। कभी कभी ज्यादा शक्ति से व्यवहार करने पर राजा को लगता है कि सब ठीक चल रहा है, पर जनता के दिल में चिंगारी फूट सकती है। इस चिंगारी का इलाज सिर्फ करुणा से हो सकता है। लेकिन करुणा से हम क्या रियासत बचा पाएंगे? लोग हमारी कमजोर छवि नहीं बना लेंगे उससे। करुणा कोई कमजोरी नहीं होती महाराज, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब आप इंसान के दर्द को समझते हैं तभी तो उसके दिल पर राज कर सकते हैं। डंडे से सिर्फ उनकी गर्दन दब सकती है, दिल नहीं। बात तो आपकी सही है, पर मुझे डर है कि अगर मैं ऐसे कमजोर लगा अपने राज्य के सामने तो कुछ सरदारों की अकड़ बढ़ जाएगी, फिर वो हमारी व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। महाराज, नर्म राह और मजबूती दोनों का संतुलन बता रहा हूँ मैं राजनीति में। आप शस्त्र पकड़ के घूमेंगे तो सब डरेंगे, पर प्रेम से आगे बढ़ेंगे तो सब आपके साथ बढ़ेंगे। बोधि जी, आपके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं चाहकर भी आपकी बातों से अलग नहीं सोच पा रहा हूँ। शायद हम सबको एक नया रास्ता दिखाना होगा, करुणा का रास्ता। करुणा और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं महाराज। लोग आपसे सिर्फ न्याय की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि इज्जत की भी उम्मीद रखते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा युद्ध तो अपने ही अंदर है, अहम और घमंड का। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बोधि जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे अपने लोगों के बीच जाना होगा, उनकी तकलीफ समझनी होगी। हमारे आशीर्वाद से ज्यादा जरूरी है आपकी नीयत और हौसला। जय हो महाराज। संत बोधि से बात करने के बाद महाराजा विक्रम वापस चल के जा रहे होते हैं। उनके दिल में एक नई उम्मीद होती है जिससे शायद वो अपने राज्य को वापस जीत पाए, पर ये तो वक्त ही बताता। शाम ढलने लगती है जब महाराजा वापस अपने महल की तरफ चलते हुए जाते हैं। हवा अभी भी गर्म होती है और सब लोग गर्मी से परेशान होते हैं। तभी वो अपने सेनापति करण को बुलाते हैं। महाराज, आपने हमें याद किया, हम तत्पर आ गए आपके आदेश के लिए। करण, तुम तो जानते ही हो राज्य के अलग अलग हिस्सों में हमारे ही राजपूत सरदारों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूँ हम इस मसले को विजय करें और एकता से सुलझाएं। आपका हुक्म तो सराखों पर है, पर आपके विरोध में आवाज उठाने वाले सरदारों को सबक सिखाना सही नहीं रहेगा। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या हम इनकी नाराजगी का कारण समझ सकते हैं? जी, पर महाराजा, हमेशा से ऐसा ही होता है, जो विरोध करे उसका दम घोट दो। हम में यही रीति चलती आई है। अब आप एक नया रास्ता चुनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? मुझे परवाह नहीं है लोग क्या सोचेंगे। हमने बोधि संत की नई राजनीति समझी है कि अगर हम दिल जीतेंगे तो तख्त पर हम खुद ज्यादा दिन बैठ पाएंगे। बल प्रयोग करने का एक समय होता है, पर वो समय हमेशा नहीं होता है, और करुणा की सीमा कोई नहीं। महाराज, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर मुझे डर है कि ये नरम रीति रिवाज हमारे दुश्मनों को मौका न दे दे। मेवाड़ के बाहर बहुत सारे राजा आपकी कमजोरी देखते ही हमला कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, हमें तैयार रहना होगा, पर मैं ये लड़ाई अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहता। एक महाराजा होने के नाते, एक राजा होने के नाते हमें सबका कल्याण करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही सब पर शास्त्र बन के रहेंगे तो रूहदार आतंक और असंतोष ही पैदा होगा। फिर आपका अगला कदम क्या होगा महाराज? मैं उन सरदारों के पास जाऊंगा, उनकी बातें सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उनके दुख सुख समझना चाहता हूँ। उनके इलाके में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा की हालत कैसी है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। जैसा आपका आदेश महाराज। हम आपकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करके रखते हैं, पर आप जरूर तैयार रहिएगा। दुश्मन कभी भी कोई भी रूप ले सकता है। हाँ, सुरक्षा तो जरूरी है, पर मैं अपनी आवाज से ही ज्यादा काम लेना चाहता हूँ इस बार, तलवार से नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कुछ सैनिक को साथ जरूर ले जाऊंगा, लेकिन यही गुप्त रूप होगा मेरा। मैं दिखावा नहीं चाहता। ठीक है महाराज, हम तैयार रखेंगे। आप जिस तरह चाहें मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद करण, मुझे तुम्हारी बुद्धि पे पूरा विश्वास है। बस ये याद रखो, इस बार हम जीत की परिभाषा बदलने चले हैं। ये बोल के महाराजा अपनी महल की तरफ निकल लेते हैं। महाराजा के मन में एक ही सोच होती है, कैसे अपने राज्य को वापस जीते जाए। अगली सुबह सूरज निकल चुका होता है और महल के पिछवाड़े वाले राज्य बगीचे में हल्की हल्की हवा चल रही होती
होती है। महाराजा वहाँ चलते हुए आते हैं जहाँ उन्हें रानी मिलती है। स्वागत है महाराज, आज सुबह सुबह यहाँ। आप तो अक्सर सवेरे दरबार की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। आज मन नहीं किया। दरबार से पहले मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, तुमसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। हमें तो खुशी होगी, बताइए इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मेवाड़ में असंतोष बढ़ रहा है देविका। हमारे ही राजपूत सरदारों के बीच तकरार चल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि उनकी बातें सरकार के दरबार के पहले ही जाके सुनूं। और लोगों का ये भी कहना है कि राजा मजबूत दिखना चाहिए, वरना उसे कमजोर समझ लिया जाता है। मजबूती सिर्फ तलवार के जोर पे नहीं आती महाराज। आप अगर उनका दर्द समझेंगे तो उनका विश्वास जीत सकते हैं। आप ही तो कहते हैं ना, राजा का फर्ज होता है प्रजा की सुरक्षा करना। पर सुरक्षा सिर्फ शास्त्रों से ही नहीं होती है, सुरक्षा तो समझ के भी होती है। बोधि संत ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मुझे लगता है हमें अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए, लेकिन हम ये भी तो डरते हैं देविका कि कहीं प्रजा हमें कमजोर न समझ बैठे। जो प्रजा आपकी सहानुभूति का फायदा उठाए वो कभी आपके साथ वफादार थे ही नहीं, पर जो प्रजा आपके प्यार को समझे वो आप पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे। आप इतिहास देखिए, कितनी लंबी उम्र वाले राजाओं ने लोगों का प्यार हमेशा जीता है। तुमने इतनी गहरी बात कह दी। आजकल मैं देख रहा हूँ सभी दरबारी हमसे ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं, पर तुम और बोधि संत बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहे हो। क्या ये आसान होगा? आसान तो कुछ नहीं होता महाराज, लेकिन यही रास्ता सबसे अच्छा है। आप सही राह पर हो। कभी कभी राजाओं को लोगों के पास जाकर उनकी व्यवस्था भी सुननी पड़ती है। शायद आप इनके बीच एक सेतु की तरह काम कर सकें। तो ठीक है, मैं तय कर चुका हूँ। मुझे आज से ही उन सरदारों के बीच जाना चाहिए और उनकी परेशानियों को समझना चाहिए। यही एक तरीका है देविका। धन्यवाद। मेरा तो फर्ज है महाराज। आप अपने इरादे मजबूत रखिए, मुझे विश्वास है कि आप सब ठीक कर देंगे। मैं इसी वक्त दरबार जाता हूँ और जाके सब ठीक करके आता हूँ। महाराज विक्रम दरबार जाके सारे दरबारियों से बात करते हैं। वो सबसे एक एक करके बात करके उनकी सारी मसले सुलझा देते हैं। दरबारी खुश होते हैं और राज्य और मेवाड़ के राज्य में फिर से एक बार खुशी छा जाती है। इसी खुशी के बाद महाराजा विक्रम फिर से एक बार निकलते हैं संत बोधि से मिलने के लिए। महाराजा, आप फिर से आ गए। कैसी रही आपकी यात्रा? धन्यवाद बोधि जी, यात्रा ने बहुत कुछ सिखाया। अच्छा लगा लोगों से मिलके, उनकी परेशानियां समझ के। मैं पहले सोचा था राजा सबसे दूर रहता है, पर अब समझ आया कि हमें उनके बीच रहना चाहिए। नर्म अनुभव से उनसे मिला। बहुत से लोगों के आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मुझे पता चला कि इस असंतोष के पीछे बहुत सारी वजहें हैं। उनकी जमीन के कागजात, पानी की संकट और न्याय में देरी। हम सिर्फ तलवार उठा के इनकी आवाज दबा नहीं सकते। हम अगर तलवार उठा के इनकी आवाज दबा देते तो एक दिन ये आग और बढ़ जाती। तो अब आप क्या करना चाहते हो महाराज? क्या करना चाहते हैं आप इस नई प्रजा के साथ? मैं सबसे पहले प्रजा की मसलों पर ध्यान दूंगा। पानी के लिए नदी के किनारे एक बंद बनवाऊंगा। किराएदारों से किराएदारी के नियमों की सुविधा और उनके बारे में मुझे और जानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब से दरबार में लोगों की बातें सुनी जाएंगी। बहुत बढ़िया महाराज, पर ये याद रखिएगा कि बस शुरुआत है। आपको इन सब चीजों के अंजाम तक पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा और इच्छा शक्ति और जरूरत होगी। हाँ, पर अब मैं तैयार हूँ। मैंने उन सरदारों के चेहरों पर विश्वास देखा। पहले वो हमसे दूर थे, पर जब से उन्होंने देखा कि मैं उनकी बातों को ज्ञान से नहीं बल्कि करुणा से सुन रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी तलवारें नीचे कर दी। मैंने वादा किया है कि उनके बीच के झगड़े सुलझाऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से। उन्हें भी हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। आपकी समझ देखकर तो मैं भी खुश रह गया। आपने समय दिया, आपने ज्ञान बांटा। अब मैं निश्चय लेकर जा रहा हूँ कि मैं एक ऐसा मेवाड़ बनाऊंगा जहाँ इंसाफ और करुणा का राज हो। जाइए महाराज, आपके पथ पर हमेशा चेतना रहे। और याद रखिए, कभी कभी अपनों को फिर से परखना पड़ता है। यही जीवन का मार्ग है। कुछ सालों बाद महाराजा विक्रम अपने राज्य की सारी दुविधाएं दूर कर देते हैं और पूरा राज्य शांति और खुशी से रहता है। बलदेवपुर नाम का एक गांव होता है जहाँ के लोग आलसी होते हैं और काम वहाँ काफी धीरे चलता है। उसी गांव में एक दिन धूप बहुत तेज होती है। उसी गांव के चौराहे पे लाल भगत ने एक नए ताले के साथ कुएं पे कंट्रोल जमा लिया होता है। रघु अपनी माँ के लिए पानी मांग रहा होता है और सब लोग सिर्फ देखते रहते हैं। बेचारे की माँ बेहोश हो गई होती है घर में, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाला जी, माँ को चक्कर आ गया है। घर में पानी की एक बूंद नहीं है। एक लोटा दे दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ। लोटा? पैसे लाए हो? मैं मैं आज पैसे नहीं दे सकता, कल दे दूंगा। बस माँ के लिए थोड़ा पानी मिल जाता तो। कल तक माँ रही ना रही मुझे क्या, मुझे पैसे चाहिए। बूंद बूंद पे लिखा है पीने वाले का नाम, और उस नाम के सामने लिखा है एक इनाम जो है 5 रुपए। तुम 5 रुपए दो और पानी ले जाओ। अरे ये तो गांव का कुआं है ना, बचपन से सब यहीं से पानी पीते आ रहे हैं। अब गांव का नहीं रहा, रजिस्ट्री के कागज है मेरे पास। जमीन मेरी, कुआं मेरा। अरे जमीन आपकी हो सकती है, लेकिन पानी पर कौन हक जताता है?
मैं जताता हूँ हक, और जिसने रोका मुझे उसका मुंह सूख गया। तेरे जैसे भिखमंगे लोग सिर्फ चिल्लाते हैं, पानी की कदर नहीं करते। ये कदर नहीं करते कि ये जमीन किसकी है। मेरी माँ अंदर पड़ी है, होश में नहीं है। आप इंसानियत के नाम पे थोड़ा पानी दे दो। इंसानियत से घर नहीं चलता बेटा, पैसा बोलता है, और पानी पे पैसा लिखा है। और अगर पैसा हाथ की मेल है तो उसे पानी से धोना सिर्फ मेरा हक है। आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं तो मौका दे रहा हूँ, पैसा दो, पानी लो। बिजनेस है बिजनेस, ये कोई एनजीओ नहीं। आपको शर्म नहीं आती? शर्म और व्यापार एक साथ नहीं चलते। जाके इलाज देख अपनी माँ का। पानी चाहिए तो दाम चुकाना पड़ेगा। यहाँ हर चीज की कीमत होती है। आप एक दिन अकेले रह जाओगे और तब पानी भी रोएगा आपके गले के लिए। अबे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। ये बोल के बेचारा लाल भगत, ये बोल के बेचारा रघु चुपचाप वहां से चला जाता है। बेचारे के नसीब में पानी तो होता नहीं। पर शाम उसका एक दोस्त वही कोने पे बैठे उससे मिलता है और उससे बातें करता है। और भाई चुपका सा मैं पानी ले आया हूँ, तेरी माँ के लिए ये काफी होगा। बहुत संभल के चलना पड़ा था, तू पकड़ा तो नहीं गया ना? लाला कुछ भी कर सकता है, मार भी खानी पड़ सकती है। मार से ज्यादा बुरा है चुप रहना। तू बोल रहा है इसलिए मुझे में हिम्मत आ रही है। और सब लोग तो चुप ही है, किसी ने कुछ नहीं कहा। डरे है सब यार। कल पिंटू को डंडे से इसलिए धोया क्योंकि उसने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मांग लिया था। बेचारे को तब तक मारा जब तक वो रो नहीं पड़ रहा था। उसको तो भगा भगा के डंडे मारे हैं। मुझे लग रहा था कि गांव साथ देगा, दे रहा है लेकिन छुप के। रमेश काका के 3 दिन से घर में पानी पीने को आया ही नहीं। अपना ही पानी बचा बचा के काम चला रहे हैं। सब ही परेशान है यार। तो फिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे क्योंकि उन्हें लगता है तू बोलेगा। तू तो कभी नहीं डरता। उन सबको तेरे पे भरोसा है। तेरे कहने से शायद कुछ ही हिले, क्या पता उसी से काम हो जाए। अरे एक आवाज क्या ही असर कर पाएगी? अरे असर तभी करेगी जब पहली आवाज उठेगी ना। तू रुक मत, हम हैं तेरे साथ। बस दिखाई नहीं दे रहा है और सुनाई नहीं दे रहा है, और मन में हम बिल्कुल तेरे ही साथ हैं। डर मत भाई। वो कहता है तो तेरी बात मान लेता हूँ, और पानी के लिए धन्यवाद, वरना तो मैं ऐसा ही मर जाता। ये बोल के रघु को पता चलता है कि उसका दोस्त और पूरा गांव बेचारे काफी परेशान है लाला की इन हरकतों से। ये बोल के अगले दिन कुएं के पास सावित्री चाची एक पत्थर पे बैठी होती है। आंखों में थकान होती है और बेचारा रघु उनके पास जाता है और उनके दर्द भरी कहानियां सुनता है। चाची आप अकेले बैठी है, धूप ज्यादा है यहाँ। अरे धूप तो अंदर भी है बेटा, आजकल तो ये छाँव भी चला जाती है। आपने भी लाला से पानी खरीदा था। एक बार 2 लोटे खरीदने के लिए मुझे अपने घर के गहने बेचने पड़े। घर का गहना बेचना पड़ा? वो तो आपके शादी के दिन के लिए थे, याद है? अब क्या करती, घर में पानी की जरूरत थी और पानी हो गया था खत्म। उसी में अब मुझे कुछ करना पड़ा। जो कुछ कीमती है, लाला ने बोला जो कीमती है घर में ले आओ, तो मेरे पास चॉइस ही क्या थी। अरे चाची मुझे माफ करिए, मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ इस दर्द में, और अब तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा ही गांव जूझ रहा है इससे। कोई अकेला नहीं है बेटा, पर सब अपना दर्द छुपा के जी रहे हैं। रामू की माँ रोजी रोटी पे है, लेकिन लाला से पानी लेने जाती है। कौन करे ये संघर्ष हर दिन, जब जीने में ही हर दिन लड़ाई हो जाए। अरे तो सब क्यों हार मान के बैठ गए हैं? सब बस रुके हुए हैं, किसी के इंतजार में। शायद कोई आए, किसी में दम हो बोलने का। तू बोल उनकी आवाज जो बोल नहीं सकते, क्योंकि अब तू ही कुछ कर सकता है बेटा। अगर बोलने से कुछ नहीं बदला तो कम से कम तुम खुद से शिकायत तो नहीं करोगे? ये सुन के रघु की आंखें भर जाती हैं। अगले दिन गांव में कुएं के सामने
रघु आके खड़ा होता है लोगों के सामने। वहां पर वहां पर लाल भगत होता है। उसे पता होता है कुछ तो चल रहा होता है और वो कहता है आज देखा ही जाए क्या होने वाला है। लाल भगत, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, अब बोलने का वक्त आ गया है। ओहो, महात्मा आ गए, बोलिए क्या आशीर्वाद देना चाहते हो। ये कुआं हम सबका है, तुमने इसमें ताला मार के सबसे पानी छीन लिया है, गांव का अधिकार छीन लिया है। तुम्हें कोई हक नहीं है गांव वालों पे ऐसे राज करने का। जमीन मेरी, रजिस्ट्री के पेपर चेक कर ले, कानून के हिसाब से सब ठीक है। अरे कानून के हिसाब से सब ठीक होगा, लेकिन जमीन के हिसाब से बिल्कुल नहीं। तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तुमने सबकी नाक में दम कर रखा है, लोगों से उनके गहने बिकवा दिए, उनकी गाय बकरी बिकवा दी, और अब तुम उन सबकी इज्जत लूट रहे हो। अरे इज्जत कहाँ लूट रहा हूँ, मैं बस जो पानी देता हूँ उसके लिए पैसे ही तो मांग रहा हूँ। ये तो हर जगह होता है, इसमें कौन सी नई बात है। लगता है तुम शहर होके नहीं आए, तुम छोटी सोच वाले कभी मेरे बड़े प्लान समझ नहीं पाओगे। और वैसे भी मैं तो सेवा कर रहा हूँ, दुकान की तरह, पैसे दो और ले जाओ पानी। सेवा नहीं शोषण कर रहे हो, एक दिन सब याद रखेंगे, लाल भगत जिसने पानी को भी बेच दिया। और यही याद रखेंगे कि रघु जो बहुत चिल्लाया उसका खात्मा कैसे हुआ। ज्यादा बोलोगे तो मैं ट्रक से कुचल दूंगा, समझे बच्चू। गांव वालों तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। अरे गांव वाले क्या बोलेंगे, वो लोग तो पैसे दे के पानी पीते हैं, तुम ही हो जो बस मेरी नाक में दम कर रहे हो। पैसे मांगने में गलत बात क्या है, जमीन मेरी है और मैं पानी को साफ करके भी तो देता हूँ, ऐसा तो नहीं सीधे कुएं से पानी निकाल के तुम्हें पिला देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ पानी बिक रहा है, कल हवा बिकेगी, फिर भी सब चुप रहेंगे क्या। अरे हवा बिकने में भी गलत क्या है, सबको सबको इस बात की आदत हो गई है, गांव की यादें बिकती हैं, लोग नहीं। एक दिन ये कुआं सूख जाएगा, तब तुम्हारे पैसे भी से भर नहीं पाएंगे इस खाली कुएं को। तब तक मैं एक नया कुआं खरीद लूंगा और ऐसे करके हर गांव में एक कुआं खरीद लूंगा। और ये बात याद रखूंगा कि तुमने आके मुझे एक दिन रोकने की कोशिश की थी। अरे भाई मेरी क्या गलती है। तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझसे पानी मांगने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, एक बात, ये बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, एक गिलास पानी मिलेगा कि नहीं। अबे बेवकूफ आदमी, तेरे को बात समझ नहीं आती क्या। ये बोल के लाला भगत और रघु के बीच में लड़ाई हमेशा चलती रहती है। पर क्योंकि लाला भगत के पास सारे कागज होते हैं तो बेचारा रघु कुछ कर नहीं पाता। 3 दिन बाद रघु बेचारा जब घर जा रहा होता है तो उस पे एक ट्रक चढ़ जाता है और बेचारे की वहीं मौत हो जाती है। गांव वाले दुख मनाते हैं और कुछ दिन बाद वापस पानी के लिए पैसे देने लगते हैं।